ठीक है। तो पिछली वीडियो में देखिए सबसे पहले कहाँ तक हुआ था इस बात को देख लेते हैं और फिर ज़रा देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भारतीय राज व्यवस्था है उसका भाग एक जो है, भाग एक में संवैधानिक ढांचा जो भाग है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, समझे। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको 11 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर था हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था संविधान का निर्माण, जिसमें हम लोग ने देखा था कि संविधान सभा की मांग कैसे हुई। संविधान सभा की मांग के बाद मैंने बताया था इसमें कि अध्यक्ष किनको किनको नियुक्त किया गया था, उपाध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया था, इसके बाद संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, कैसे वो संविधान सभा आई थी। अब मैंने बताया था कि आमतौर पे कि अलग अलग सीटों का आवंटन किया गया था। मैंने बताया था कि कुल कितनी सीटें थी, 389 सीटें थी, जिनमें से 296 सीटें, जरा ये चीज़ें फटाफट क्लियर कर लो, और वरना आगे मैं आपको आज जो भी पढ़ाऊंगा उसमें आप कंफ्यूज रहोगे। तो संविधान सभा में कुल 389 सीटें थी, जिनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, मतलब वो भारत का इलाका, वो भारत का एरिया जो कि किसके अंडर में था, ब्रिटिश सरकार के अंदर में था, तो 296 सीटें उनको दी गई थी। इसके अलावा 93 सीटें दी गई थी देसी रियासतों को, जो स्वतंत्र रियासतें थी। इसके अब यहां पर आगे बढ़ेंगे तो देखो, ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटें में 296 सीटों में से, ध्यान से सुनना, 292 सदस्यों का चयन कौन करता था, तो 11 गवर्नरों के प्रांत और 4 लोगों का, देखो 292 का चयन कौन करेगा, 11 गवर्नरों के प्रांत करेंगे, और चार लोग जो थे, 4 लोगों का चयन कहां से हुआ करता था, तो मुख्य आयुक्तों के प्रांत से हुआ करता था, और हर एक आयुक्त लोग एक सदस्य का चयन करके भेजते थे। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। देखो यही चीज यहां लिखी है, जरा मैं आपको ये वाले टेबल को दिखाता हूं तो आपको बहुत बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान देना, ये टेबल्स को जरा रीड करना। सबसे पहले ये टेबल को ही पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए यहां पर यही टेबल में, आवाज क्लियर है ना सबको? ओके, जरा टेबल देख लेते हैं एक बार। तो देखो यही है यहाँ पर कि भारत की संविधान सभा 1946 में जो संविधान सभा बनाई गई थी, उसमें सीटों का आवंटन कैसे किया गया था। देखो मैंने आपको बताया कि पूरी 389 सीटें थी, जिनमें से ब्रिटिश भारत को कितनी मिली थी, तो 252। देखो 252, यह 252 का चयन कौन करता था, तो यह 11 गवर्नरों के प्रांत करते थे। पूरे कितने थे, 292 क्या थे, 296 पूरे थे, जिनमें से 292 को ही क्या था यहाँ पर, ब्रिटिश भारतीय प्रांत से सिलेक्शन किया जाना था। बाकी जो 4 लोग बचे यहाँ पर, 296 थे ना, तो 4 लोगों का चयन कौन करता था, तो मुख्य आयुक्त के प्रांत करते थे। मैंने इसके अलावा बताया कि देसी रियासतों को कितनी सीटें मिली थी, तो 93 सीटें, 93 सीटें देसी प्रांतों को मिली थी। क्लियर हुआ यहां तक ये टेबल? हाँ, ये टेबल चला याद रख लेना, यहां पर याद रख लेना कि किसको, ये कुछ डायरेक्ट सवाल यहां से बनेंगे कि संविधान सभा के निर्माण के समय जो 1946 में संविधान सभा बन रही थी, उसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत को कितनी सीटें मिली थी, समझे। तो एक बात याद रख लेना, यहां 292 की जगह पर 296 लिखोगे, क्योंकि ये 4 लोगों का चयन भी ब्रिटिश प्रांत से ही होता था। ये बात का ध्यान रख लेना, समझे मेरी बात। यहां पर जो बगल में 11 है, उस 11 का मतलब चयन कौन करता था, तो 11 गवर्नर के प्रांत, ये बात का ध्यान रख लेना। तो वो यहां पर 11 का मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब चुनाव मैंने बताया था कि 1946 में जुलाई और अगस्त के महीने में चुनाव हुआ था, कुछ याद है? हाँ भैया याद है। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो देखो जब इसका चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली, तो कांग्रेस को मिली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। देखो 208, मतलब इतना बड़ा बहुमत था, आप सोच नहीं सकते। 208 सोच रहे हो, ये मतलब पूरा तो यही है, बाकी सब तो केवल मतलब उसमें कुछ नहीं, समझे। तो यही रीजन है ना कि मुस्लिम लीग ने उसका क्या किया था, इस चुनाव को और इस संविधान सभा का सदस्य होने से मना कर दिया था, इसका बहिष्कार किया था कि हम इस संविधान सभा के सदस्य नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सदस्यता ज्यादा है, उनका बहुमत ज्यादा है, यहां हमारी बातों को दबा कर रख दिया जाएगा, समझे मेरी बात। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। इसके अलावा यूनियनिस्ट, यहाँ पर देखो कई दल थे, यूनियनिस्ट पार्टी ने 1 सीट प्राप्त की थी संविधान सभा में,
और उसके बाद एक सीट के बाद यहाँ पर यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी ने, इन्होंने एक सीट जीती थी। यूनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, इन्होंने एक सीट जीता था। कृषक प्रजा पार्टी, यहाँ पर इन्होंने एक जीता था। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इन्होंने एक जीता था। से यहाँ पर सिख, देखो सिख में दो सिख हुआ करते थे, एक जो कांग्रेस के साथ में थे, एक जो कांग्रेस के साथ में नहीं थे। तो जो कांग्रेस के साथ थे वो तो कांग्रेस में गिना गए, लेकिन एक थे नॉन कांग्रेस, जैसे वेज और नॉन वेज होता है वैसे ही यहाँ पर है कांग्रेस और नॉन कांग्रेस। तो ये वो सिख थे जो नॉन कांग्रेस थे, तो इनको भी एक सीट मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी को एक सीट मिली थी, और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र जो छोटे छोटी रियासतें थी उनको मिलाकर कुछ 8 सीटें मिली थी। और पूरे 296 सीटों पर, मतलब पूरी 296 सीटें भरी जा चुकी थी। 296 सीटें कहां से? तो ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश भारत से। क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर। चलो ठीक है। अब यहाँ पर जरा देख लेते हैं कि किसका बहुमत कितना था, मतलब कौन सा समुदाय। अब समुदाय क्या था मैं बताया आपको कि जाति वर्ग के आधार पर हिंदुओं का बहुमत ज़्यादा था कि मुस्लिमों का बहुमत ज़्यादा था, तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखो सबसे पहले संविधान सभा में, अगर 296 में जो संविधान सभा बनी थी चुनाव के बाद, तो उसमें समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व जरा देखते हैं कि कौन सा समुदाय था जो सबसे ज़्यादा शक्ति, जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ थी, और कौन सा समुदाय था। अब सीधी सी बात है, जिसके सदस्य ज़्यादा होंगे सीधी सी बात है उसका बहुमत ज़्यादा होगा, उसी की बात मानी जाएगी संविधान सभा में। अब जैसे आप ही समझ लो कि 10 लोग हैं, 10 में से 6 लोग आपके में हैं, आपके मतलब आपके लोग हैं, और 4 लोग मेरे हैं, तो जो भी बात होगी वो आप ही को तो मानी जाएगी। तो यहाँ पर वही है कि सबसे पहले हिंदुओं के कितने लोग थे यहाँ पर? तो 163 लोग थे। 163 हिंदू थे, तो हिंदू की मतलब हिंदू समुदाय की शक्ति सबसे ज़्यादा थी। इसके बाद दूसरे नंबर पे 80 लोग मुस्लिम थे। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित मतलब जो पिछड़े वर्ग के थे, उनके 31 लोग थे। भारतीय ईसाई जो थे वह 6 लोग थे। पिछड़ी जातियां, पिछड़ी जनजातियां जो थी, पिछड़ी देखो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो ये थे अनुसूचित जनजातियां, समझे? तो यह 6 लोग रहा करते थे यहाँ से। सिख में कौन? नॉन कांग्रेस लोग, समझे? तो वो 4 लोग थे। इसके अलावा एंग्लो इंडियन यह 3 लोग थे। पारसी लोग 3 लोग थे, और कुल मिला के 296 सदस्य थे। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर। चलो अब आ जाते हैं, अब फिर से आ जाते हैं अपने उसी पॉइंट पर जहां पर थे। तो ये चार्ट से मैं आपको मतलब एक बेसिक नॉलेज, जरा ये डायग्राम के बारे में बता दे रहा हूं कि संविधान सभा ने इसको क्या किया था, इसको अपना प्रतीक चिन्ह नियुक्त किया था। ये जो हाथी का चिन्ह है आप देख सकते हो, पीछे भारत है और आगे हाथी का। तो सवाल बन सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मतलब संविधान सभा थी, भारतीय संविधान सभा, उसने उसकी मुद्रा पर कौन से प्राणी का चिन्ह है? तो आपको पता होना चाहिए कि हाथी का चिन्ह है उस पर। क्लियर हुआ? तो यहां पर वही लिखा है कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में यानी मुहर के रूप में अपनाया गया था। याद रख लेना, सवाल बनने का चांस है, शायद ये अब तक पता नहीं होगा आपको। बोलो। हाँ सर, पर हाथी कहाँ है? क्या हुआ बाबू? इसमें हाथी दिख ही नहीं रहे सर। आपको बिल्कुल हाथी नहीं दिख रहा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, डोंट वरी। एक सेकंड, आप लोग को दिखा? हाँ सर दिख गया। हाँ भैया दिख गया। हाँ, तो यहाँ पर ये जो याद रख लेना, सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि शायद गिने चुने लोगों को ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो यहाँ से सवाल बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करना। देखो ये है वो प्रतीक चिन्ह जिस पर हाथी का। और ये भी बता दो, इस समय आप देखोगे तो भारत को देखो, भारत अभी तक 2 हिस्सों में बांटा नहीं गया है, समझे? यहाँ पर 1946 में, आपको पता है कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? 1946 में। और अपना देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर देखोगे तब तक भारत का बंटवारा नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान वाले इलाके का भी मैप है, आप देख पा रहे हो कि नहीं? देखो भारत के साथ पाकिस्तान वाले इलाके का भी मैप है यहाँ पर, और उसके ऊपर देखो हाथी का प्रतीक चिन्ह है। तो आपसे सवाल बन सकता है, तो जरा इसमें लापरवाही ना करिएगा। ओके, हाँ सर ठीक। चलो, तो ज़रा मैं फिर से, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अब आ जाओ, फिर से एक बार आपको पुरानी चीज़ें जो भी ज़रूरी हैं, अगर जितना हो सके एक बार देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं, समझे? बस ज़रूरी चीज़ों को बताऊंगा, पूरा फिर से मैं रिवाइज नहीं करा सकता।
चलो हाँ, संविधान सभा का गठन, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कितनी सीटें किनको मिली थी। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, 93 सीटें देसी रियासतों को। और देसी रियासतों को मैंने बताया था कि भैया ये स्वतंत्रता थी कि वो अपने किसी भी सदस्य का, देखो जो ब्रिटिश भारत था यहाँ पर चुनाव हुआ था, सदस्यों का चुनाव हुआ था, लेकिन जो देसी रियासतें थी वहां पर किसी भी तरीके का चुनाव नहीं था। वहां पर देसी रियासतों के जो गवर्नर थे, जो मुखिया थे, वो जिनको चुनकर भेज देते थे भाई, वही यहाँ के सदस्य हो जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें दी हुई हैं, इनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें अपनी हो चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर ये देखो यहाँ पर जो लिखा है कि 208 सीटें कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में अभी बता दिया हूँ। 15 सीटें स्वतंत्र सदस्यों को मिली थी, ये सारी चीज़ें अपनी हो चुकी हैं, समझे। चलो अब संविधान सभा की कार्य प्रणाली की कैसे उन्होंने स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम किया, तो मैंने बताया था कि पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और वहीं से संविधान सभा की स्थापना मानी जाती है। उसके बाद संविधान सभा ने अपना बखूबी और अच्छी तरीके से कार्य किया। यहाँ पर दरअसल बात क्या हो गई थी कि जब मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कम हो गई थी तो उन्होंने क्या किया था, इस संविधान सभा का बहिष्कार किया था और इसका सदस्य होने से इंकार कर दिया। यहाँ वही लिखा है कि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और क्या किया, उन्होंने अपने अलग पाकिस्तान की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में जहां हिंदू ज्यादा हैं वहां हमारे लोगों की बातें दब कर रह जाएंगी, समझे। यहाँ हमारी सदस्यता ही नहीं है, हम जो चाहेंगे वो कानून बनेगा ही नहीं, इससे बढ़िया यही है कि आप हमें हमारा पाकिस्तान दे दीजिए, समझे। तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है और यही क्या हुआ था कि सदस्यों की संख्या घटकर, यहाँ पर ध्यान रख लेना, सदस्यों की संख्या घटकर 211 ही बची रह गई, समझे। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो किन्हें चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। यहाँ पर सबसे एजेड जो थे वहाँ पर वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए उन्हें ही मतलब वरिष्ठ सदस्य के रूप में चुना गया, यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में चुना गया। लेकिन बाद में ये क्या थे, ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी मतलब जब तक मतलब कुछ काम नहीं चल रहा है तब तक इनको चुन लिया जाए और बाद में इनको बदल दिया जाएगा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बाद जो अस्थायी सदस्य बनकर आए, एक सेकंड जरा चार्जिंग में वो कर लूँ, अदरवाइज मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, ये लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाएगा, एक सेकंड बस। चलो ठीक है, माइक ऑफ करो सब लोग। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई यहाँ पर जो भारतीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य नियुक्ति किए गए थे। अब ध्यान से देखना सवाल यहाँ पर कितना पेचीदा बन सकता है। सब लोग अपना माइक ऑफ करो और मेरी आवाज सुन रहे हो, बोलो हेलो 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 हेलो। आप लोग आवाज सुन रहे हो? हाँ सर। हाँ, अब ध्यान से देना सवाल कैसे बनेगा। यहाँ पर सवाल अगर देखो कितना बारीक सवाल बनेगा। सवाल ये बनेगा कि संविधान सभा के, वो सबको पता है कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनको राजेंद्र प्रसाद थे, समझे। लेकिन अब दो तरीके से सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया। तो अगर अस्थायी अध्यक्ष आ गया तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि मतलब जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के वो कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी सदस्य और अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, अध्यक्ष के अलावा दो उपाध्यक्षों का भी चयन किया गया था। मैंने बताया था कि वो दो उपाध्यक्ष जो थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामचारी, यह दो उपाध्यक्ष मतलब संविधान सभा के चुने गए थे। अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव, मैंने बताया था उद्देशिका पारित किया था नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर सब वो सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है। और संविधान अधिनियम द्वारा परिवर्तन, ये स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्या परिवर्तन किया गया था, मैंने बताया था कि जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यहाँ पर लागू हो रहा था
जिसके जिसके तहत भारत को स्वतंत्र किया जाना था। ब्रिटिश हुकूमत समाप्त हो रही थी, तो उस समय यह स्वतंत्रता भी थी गवर्नरों को मतलब जो भारत और पाकिस्तान को अलग करने के बाद दोनों के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे, उनको यह स्वतंत्रता थी कि वो चाहे तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा लागू किया गया था उसमें परिवर्तन करें, चाहे तो उसको डायरेक्ट अपना लें और चाहे तो उसको समाप्त कर दें। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इसमें कुछ परिवर्तन किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब क्या कहाँ तक हम लोग ने देखा था, ये सारी चीज़ें वही है कि स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्या 3 परिवर्तन किए गए थे, वो सारी चीज़ें। चलो, इसके अलावा अन्य कार्य के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। सबसे पहले संविधान सभा में ही आया था, नेहरू जी ने इसको पेश किया था और कहा था कि यह है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा, समझे। तो उसके बाद 24 जनवरी, जब 26 जनवरी को क्या होने वाला था, मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाना था, तो 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया और इसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को ही 3 घटनाएं हुई थी, याद रख लेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, समझे। तो पेपर में सवाल बन सकता है कि किस दिन भारत के राष्ट्रपति को, मतलब भारत के पहले राष्ट्रपति को, मतलब ये राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो वह 24 जनवरी था, ना कि 26 जनवरी। याद रख लेना, सवाल बनेगा 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। तो आप बड़े आराम से और बड़े ही आसानी से कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे भैया ने 25 बोला था कि 24 बोला था कि 23 बोला था, 26 तो नहीं बोला था, लेकिन यही नहीं याद आ रहा है कि 23 बोले थे कि 24 बोले थे, समझे मेरी बात। हाँ सर। हाँ, तो याद रख लेना वो 24 जनवरी थी। और मैंने बताया कि पूरी कितनी बैठक हुई थी, तो 11 बैठक हुई थी। आपको बता दूं कि यही लेक्चर के बाद, इसी लेक्चर के बाद करीबन 5 से 6 मिनट का एक लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी बैठक कितने दिनों तक चली थी और कितना क्या काम किया था उन्होंने, वो सारी चीज़ों को। तो जरा ये लेक्चर के बाद यूट्यूब पर एक लेक्चर आएगा, उस लेक्चर को जरा देख लेना, ओके। हाँ सर, ओके। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लेते लेते ये संविधान सभा ने क्या किया, अपना काम समाप्त कर दिया था। लेकिन बाद में आपको बता दूं कि जब संविधान की आलोचना करने वाले लोग आए, संविधान की आलोचना मतलब पता है कि जो मतलब क्या करते हैं कि मतलब कमियां इसमें ढूंढते हैं, तो उन्होंने संविधान सभा को साफ साफ कहा कि संविधान सभा ने अपना काम पूरा करने में बहुत और बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। उन्होंने बोला कि अगर आपने अदर देशों के और बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ सीखा, तो आपको यह भी सीखना चाहिए था कि उन्होंने इतना कम टाइम में अपना काम किया और आपने तो भाई एकदम 2 साल 11 माह सीधा हमको मतलब इतना गैप देके वो सारी चीज़ें किया, इतना ज़्यादा समय लेके। उन्होंने बोला कि अमेरिका का संविधान बनने में कितना, केवल 4 माह लग गए, समझे। यहाँ पर 4 महीने में अमेरिका ने क्या किया था, अपना संविधान निर्माण कर लिया था, समझे। तो उन्होंने बोला कि तुमने इतना समय लिया, तो ये सारी चीज़ें आलोचना हुई थी। जब भी कोई चीज़ें होती हैं उनकी आलोचना की जाती हैं, समझे। तो यहाँ पर भी उनकी मतलब संविधान सभा की, इसके अलावा यह भी बोला था कि संविधान सभा में बाद में आप देखोगे कि कांग्रेस समिति के सदस्य आ जाते हैं, तो बोला जाता है कि भैया इनको तो हमने चुना ही नहीं था। तो एक तरीके से ऐसी सरकार थी, एक तरीके से ऐसी सदस्यों की संविधान सभा थी जिनका चयन किया ही नहीं गया था भारतीय जनता द्वारा। तो सारी चीज़ें देखेंगे, डोंट वरी। चलो, इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की, मैंने बताया 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उसके बाद क्या हुआ, यह संविधान सभा का कार्यकाल खत्म हो चुका था। और आपको बता दूं, मैंने बताया था कि 24 जनवरी 1950 तक यह संविधान सभा भारत की पहली संसद के रूप में, यानी विधायिका संबंधित कार्य भी, जो छोटे मोटे कानून बनाने के कार्य थे, वह भी यही करती रही। मैंने बताया था कि 2 बैठक हुए थे या नहीं हुए थे, 2 बैठक, बोलो, बताया था कि नहीं बताया था। 2 बैठकें हुई थी। अच्छा ये मुझे बताओ, 2 बैठकें किस आधार पर होती थी? 2 बैठकें हुआ करती थी। एक बैठक मैंने बताया कि जो यहाँ पर संविधान सभा 2 बैठकें करती थी। एक बैठक जो संविधान के निर्माण के लिए किया करती थी, और दूसरी बैठक जब वह क्या करती थी, विधायी संबंधित कार्यों के लिए बैठा करती थी। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि
ध्यान से सुनना, जब भी बैठक, यहां पर देखो, जब भी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, मतलब संविधान का निर्माण उद्देश्य, मतलब पूरा संविधान के निर्माण के उद्देश्य से होती थी, तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहा करते थे। लेकिन जब भी बैठक विधायिका के रूप में होती थी, मतलब कानून निर्माण करने के लिए, तो उसके अध्यक्ष यहां पर जीवी मावलकर रहते थे। याद रख लेना, सवाल बन सकता है, समझे, कि जो हमारी पहली संसद, अब देखो सवाल कितना घुमाया जाएगा, वो संविधान सभा नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे भारत की पहली संसद जो थी, भारत की जो पहली संसद थी या विधायिका थी, उसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। समझे, तो आपको पता होना चाहिए कि जीवी मावलकर थे, वो हमारी संविधान सभा ही थी जिसने पहली संसद का कार्यभार संभाला था। समझे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट आपका, या भूल रहे हो सब? हाँ भैया क्लियर हो चलो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर संविधान सभा की समितियों के बारे में देखें तो कौन कौन सी समितियां थी। तो मैंने बताया कि कुछ बड़ी समितियां थी, इसके अलावा कुछ छोटी समितियां थी। ये सारी चीजें हुई थी कि नहीं अपनी, मुझे जरा बताओगे कहां तक हुआ था अपना पिछले लेक्चर में? यहां पर ये अंतर, हाँ यहीं से चलेगा ना हमारा, संविधान सभा की समितियां से चलेगा। इसके पहले यहां तक मैंने बता दिया था कि अंतरिम संसद मतलब पहली संसद के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर संविधान सभा की समितियां। आप जरा ध्यान रखना कि संविधान सभा में कई समितियों का गठन किया गया था, जो अलग अलग, मतलब उनको अलग अलग शक्तियां दी गई थी और अलग अलग छोटे मोटे काम संभालने के लिए दिए गए थे। मतलब कार्यों के आधार पर, जो कार्यों के आधार पर अलग अलग समितियां बनाई गई थी कि आपको भारत का यह कार्य संभालना है, आपको इस वर्ग को संभालना है, आपको यह क्षेत्र संभालना है। तो क्षेत्रों के आधार पर, कार्यों के आधार पर क्या किया गया था, कई समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से कुछ बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी। समझे मेरी बात? यहां पर वही है कि 8 बड़ी समितियां और इसके अलावा कई छोटी समितियों का गठन किया गया था। क्लियर? हाँ सर क्लियर। हाँ, तो यहाँ पर संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के संबंध में विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। मैंने आपको बताया इनमें से 8 बड़ी समितियां थी और बाकी बहुत सारी समितियां थी जिन्हें छोटी समितियां कहा जाता है, जो छोटी मतलब कामकाजों को संभालती थी। इन समितियों के अध्यक्ष के नाम देखो कौन कौन से थे, जरा याद रख लेना। यहाँ से भी बहुत सवाल पूछे, मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब ज्यादा तक सवाल इन्हीं समितियों से आते हैं। बहुत सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं यहाँ से। आपको बता दूंगा कि यूपीएससी के अगर आप 10 पेपर देखोगे तो 10 में से 6 या 7 पेपर में सवाल जो रहेंगे वो एक सवाल, मैंने आपको बताया कि अगर आपने भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ लिया तो यहां से 24 से 26 सवाल फंसने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझे? तो जरा बिल्कुल भी यहां से लापरवाही मत करना, और ये समितियों से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो चलो एक एक पॉइंट डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले संघ समिति, यहां पर संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति जो थे, इसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। याद रख लेना, मैं एक एक समिति को पढ़ रहा हूं, उसको डिटेल में देखना। देखो संघ समिति के, यहां पर संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के, इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। जरा प्रांतीय देखो, अब छोटे छोटे प्रांत ध्यान से देखना। अगर संघ की बात किया जाए तो मैंने बताया संघ मतलब केंद्र की बात की जा रही है। अगर प्रांतों की बात की जाए तो संघ से छोटे होते थे बहुत सारे प्रांत। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जरा दो चीज में कंफ्यूज मत रहना, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद होगा या नहीं होगा? बोलो जल्दी। हाँ भैया याद है। हाँ, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, जो प्रारूप मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते थे कि कैसे कोई चीज बनेगा। आप देखते होंगे कि अगर आप बिल्डिंग्स आप बनवाना चाहते हो तो पहले उस बिल्डिंग का एक नक्शा बनता है, सही कि नहीं? स्ट्रक्चर, एक छोटा स्ट्रक्चर बनता है कि पूरी बिल्डिंग कैसे बनेगी। ऐसा तो नहीं रहता है कि कुदार और फरसा लेके चले, जैसे बना वैसे ही बना दिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर स्ट्रक्चर बनाने का काम, जो संविधान का स्ट्रक्चर बनाने का काम दिया गया था, तो डॉक्टर BR अंबेडकर को दिया था। और इनसे अच्छे व्यक्ति उस समय और कोई थे भी नहीं जो ये काम करते। सही बात है ना? हाँ सर। चलो, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, साफ साफ डायरेक्ट सवाल बनते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सीधा सवाल, और आपने किया तो ले जाओ 3 मार्क्स, ले जाओ 2 मार्क्स, सीधा क्वेश्चन। समझे? 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको कितने करने रहेंगे? 200 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे, 80 क्वेश्चन करने हैं। अब उनमें से एक क्वेश्चन आपने फंसा लिया, 2 मार्क्स फंस गए आपके। समझे?
तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बहुत बार पूछा गया प्रारूप समिति, बड़ा आसान सा सवाल है और बहुत पूछा जाता है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा दूसरा देखो, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो आपको दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? यह जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं कि अगर एक बच्चा भारत में जैसे ही कदम रखता है, अपनी माँ के पेट से बाहर निकलकर बाहर में जैसे ही कदम रखता है भारत में, तो उसको उसके ऊपर यह मौलिक अधिकार लागू हो जाते हैं कि चाहो तो ले जाके तुरंत स्कूल में दाखिला करवा दो। शिक्षा का अधिकार, ऐसा नहीं है 5 साल तक, जरूरी है कि 5 साल तक बच्चों को मतलब किसी भी तरीके से मतलब वो दबाव से वंचित रखा जाए, समझे? ये सारी चीजें मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती हैं, समझे? कि आपसे मतलब शिक्षा का अधिकार है आपको। तो इसके अलावा आपको कुछ बोलने का, कुछ करने का, मतलब ये सारी चीजों का अधिकार। लेकिन फिर ये नहीं है कि आपके बोलने से सामने वाले को दिक्कत हो जाए, इस बात का खास ध्यान रखना, वरना आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे भैया मुझे बोलने का अधिकार है तो मैं किसी को भी कुछ भी बोलूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, अर्थात अन्यथा आपके ऊपर क्या होगा? मानहानि। आपको पता है ना कि मानहानि का मुकदमा दायर करके नेताजी लोग बड़े बड़े लोगों को अंदर करवा देते हैं, हाँ या ना? समझे? तो यहाँ पर वो चीजें देखेंगे जरा। हाँ, ये मानहानि क्या होता है? मानहानि, मान का मतलब होता है इज्जत, हानि मतलब मेरी इज्जत कम हो गई। नेता बोलते हैं कि इसने जो बात बोली है उससे मेरी इज्जत कम हो गई, मेरी वैल्यू कम हो गई, और इसके लिए इन पर मैं मुकदमा दायर करता हूं। समझे मेरी बात? अगर आप किसी नेता के बारे में अगर कुछ बोल देते हो नॉर्मली समाचार पे डेली, आज के टाइम पे तो ये बहुत चल रहा है, सब कुछ तो यही है। आज के टाइम पे ट्रेंड में देखोगे तो समाचार पे वो उनकी बुराई कर रहे हैं, वो उनकी बुराई कर रहे हैं, वो उनको घसीट रहे हैं, वो उनको घसीट रहे हैं, समझे? तो ये सारी चीजें बहुत बड़े लेवल पर देखी जाती हैं। अभी अगर आप देखोगे तो नॉर्मली क्या था कि मोदी सरकार पे क्या कोई एक कहते हैं कि मीडिया थी, उसने क्या किया था, नॉर्मली छोटी सी टिप्पणी कर दी थी, जमा नहीं कर लिए थे, बोलो? तो ये सारी चीजें देखेंगे अभी, डोंट वरी। चलो, तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों के बारे में, जो आपको जन्मसिद्ध अधिकार हैं, जो आपको जन्म के साथ अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकारों के बाद हम देखेंगे कि संविधान में आपको कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, समझे? लेकिन ये कुछ ये सीमा तक आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार हैं जरूर, लेकिन आपको इसके अलावा कुछ मतलब एक सीमा तक, जैसे ही वो सीमा खत्म, यहाँ पर वो सीमा लागू हो गई तो आपके मौलिक अधिकारों में से कुछ मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, आप बोलो हमारा शिक्षा का अधिकार है और मुझे स्कूल जाना है, समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर जैसे ही यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि जैसे ही क्या होगा, जैसे ही कोई इमरजेंसी लागू हो गई, जैसे ही सब सारी चीजें आप जब संविधान में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आप बहुत बखूबी तरीके से समझोगे ये सारी चीजें कि भाई कौन से मौलिक अधिकार कब खत्म कर दिए जाएंगे, समझे? तो यहां पर जब भी इमरजेंसी लागू हो गई तो उसमें से कुछ मौलिक अधिकार आपके छीन लिए जाते हैं, समझे मेरी बात? हाँ भैया। नहीं तो आप बोलोगे कि भैया कुछ भी हो जाए, हमारा तो शिक्षा का अधिकार है तो मैं तो स्कूल जाऊंगा, फिर चाहे जो हो जाए, समझे? तो आप जमा कर लिए जाओगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां मौलिक अधिकार हो गया। इसके अलावा अल्पसंख्यक लोग या फिर पिछड़ी जनजातियों के लोग या फिर वो लोग जो बहिष्कृत क्षेत्रों से हैं, उनके लिए सलाहकार समिति जो है, सलाहकार मतलब उनको समझाना बुझाना और समझा बुझा के अपने अंडर में लेना कि आप हमसे जुड़ जाओ। साफ साफ बताओ कि ये काम कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही तो किया था ना, बोलो? हाँ भैया। सही बात है कि नहीं? तो उनसे अच्छा सलाह ये लोग को दे भी नहीं सकता था कि हंसी हंसी में ही धमका देते थे, मतलब हंसते हंसते ही सामने वाले को धमका देते थे, ये उनके अंदर कला थी, समझे मेरी बात? हाँ, तो देखो अब जरा ध्यान देना, ये समिति थी मौलिक अधिकारों की, अल्पसंख्यकों की, जनजातियों की, बहिष्कृत क्षेत्रों की, सलाहकार समिति की, इनमें आप देखोगे तो इन्हीं की, इसी समिति की 5 उप समिति थी। मतलब 5 उप समिति मतलब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में काम करेगी। देखना जरा वो 5 समितियां कौन सी है। तो पहली मौलिक अधिकार, तो यहां पर वही लिखा है कि जो मौलिक अधिकार की उप समिति थी उसको जेबी कृपलानी संभालते थे ना, पता है कि नहीं? कौन थे जेबी कृपलानी? जो आज के टाइम पे समाजवादी है ना, बोलो समाजवादी पार्टी, तो उसके मतलब क्या कहते हैं, नेता थे जेबी कृपलानी, समझे? तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों के बारे में, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार की उप समिति जेबी कृपलानी संभालते थे।
अल्पसंख्यकों की, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक की उप समिति को HC मुखर्जी संभालते थे। जनजातीय क्षेत्रों की, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र मतलब आपको बता दूं कौन सा वाला क्षेत्र, देख लो यहाँ पर देखो उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, देखो कौन से, असम को छोड़कर, यहां पर पहले में असम को छोड़कर है। आपको बता दूं आज भी ये जनजातीय क्षेत्र है। और आपको ये भी बता दूं कि इसको मिलाने का काम जो आज के टाइम पे हमारी 7 सिस्टर्स कही जाती है ना, 7 सिस्टर्स, क्या है वो 7 सिस्टर्स, ये जो पूर्वी क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी वाला इलाका है, असम क्या कहते हैं, फिर मिजोरम, इसके अलावा मणिपुर, ये सब जो भी हैं, ये 7 सिस्टर्स का पूरा है, समझे। तो आपको बता दूं कि इसको मिलाने में उत्तर पूर्वी भाग को अगर कोई मिला सकता तो भैया नेहरू के अलावा और कोई काम ये नहीं कर सकता था, समझे। नेहरू कर लिए तो कर लिए, नहीं तो चाइना वो सारी चीजें मतलब उसको हथियाने के चक्कर में था। आपको पता है ना युद्ध हुआ था, बोलो, जिसमें से चाइना स्काई चीन वाला इलाका ले लिया था। देखो दो तरफ है कश्मीर में, एक तरफ तो हमारी LOC है, दूसरे तरफ हमारी LAC है। LOC मतलब लॉक और LAC मतलब लैक। तो LOC का फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहां पर क्या है, लाइन ऑफ एडवांस कंट्रोल, समझे। तो LAC जो है वो चाइना के अंडर में है और LOC कहां पर, पाकिस्तान के अंडर में, सही ना। हाँ, तो चलो यहां पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कहाँ थे हम। हाँ, तो यहाँ पर असम को छोड़कर जो भी जनजाति वाले क्षेत्र थे, जो जनजाति वाले क्षेत्र हैं, जो उत्तर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्तर पूर्वी मतलब उत्तर पूर्वी जैसे ही बोला चले आओ, असम, यहाँ पर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जो भी है इस वाले इलाके में चले आओ। तो यहाँ पर असम को छोड़कर बाकी जितने भी जनजातीय क्षेत्र रहेंगे उनके लिए जो उप समिति बनाई गई, यहाँ पर देखो वो क्या है, गोपीनाथ यहाँ पर बोदालोई इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा जो भी बच गए उनको कौन संभालेगा, AV ठक्कर संभालेंगे। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति, उत्तर पश्चिम मतलब कहां की बात कर रहा है, ये हमारे जो क्या कहते हैं ये वाला इलाका है। देखो पंजाब से नीचे आओगे तो जो हमारा राजस्थान के बाद गुजरात वाले जो छोटे छोटे जनजाति वाले इलाके हैं ना, जहां पर जनजाति निवास करती है, मतलब वनों वाले इलाके, कच्छ वाले क्षेत्र मैंने बताया कि सब पूरे वन वाले इलाके हैं। गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से जनजाति आदिवासी लोग निवास करते हैं। तो उनको जो संभालने का कार्य दिया गया वो गोपीनाथ यहाँ पर बारडोली को दिया गया, ठीक है। यहाँ पर बोदालोई है और यहाँ पर बारडोली है, वही मतलब है, समझे। नामों में यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज मत होना, गोपीनाथ यहाँ पर बारडोली भी दे सकता है तुम्हें, इसके अलावा गोपीनाथ बोदालोई भी दे सकता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों को संभालने का काम गोपीनाथ बारडोली का था। क्लियर हुआ। तो 5 यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में कौन सी 5 उप समितियां काम कर रही थी, पता है ना। हाँ भैया पता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति मतलब किसी नियम को लागू करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया हुई है, क्या क्या वो अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये आज के समय में इस चीज का बहुत ज्यादा अभाव है। संसद भवन में क्या हो रहा है, संसद भवन में कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई जो भी कानून आते हैं वो सही प्रक्रिया से नहीं गुजरते, और अगर कानून सही प्रक्रिया से गुजरता नहीं है तो इस बात का बेहद ध्यान रखना कि वह एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जनता के हित में होगा या वो जनता को पूरी तरीके से इफेक्ट करेगा, इस बात का बहुत ज्यादा मतलब महत्व नहीं होता। तो यहाँ पर जो भी नियम कायदे कानून हो रहे हैं वो सही प्रक्रिया से गुजर रहे हैं वो या नहीं गुजर रहे हैं, ये सारी चीजों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखने की अध्यक्षता दी गई। तो प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखेंगे तो राज्यों के लिए भी समिति बनाई गई थी जिसमें राज्यों से समझौता करना था। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। मैंने बोला कि यहाँ पर उत्तर पूर्वी वाले इलाकों को मिलाने का काम जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। आगे संचालन समिति मतलब सभी चीजों का मैनेजमेंट, उसको प्रॉपर तरीके से चलाने का काम किसका था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, क्योंकि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। क्लियर, बोलो। हाँ, तो 8 बड़ी समितियां आपको समझ में आ गई। अब चलो कुछ फटाफट छोटी समितियों को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर पहली समिति जो छोटी सी थी उसका नाम है वित्त एवं कर्मचारी समिति,
जो कर्मचारी जो स्टाफ थे जो कि वहाँ काम कर रहे थे उनका कैसे भुगतान करना है, कैसे पेमेंट करना है उनको, समझे। तो वो सारी चीज़ों का कारोबार किसका था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि समिति मतलब यहाँ के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसको संभालने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। प्रत्यायक समिति इसको अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर संभालते थे। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया संभालते थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एस मुंशी संभालते थे। आप देखोगे आज भी ये सब जितने लोगों के मैं नाम ले रहा हूं, चले जाना आज भी संविधान सभा में, तुमको जाने का मौका तो नहीं मिलेगा, लोकसभा में चले जाओ। अभी क्या चल रहा है तुम्हें पता है कि नहीं, इस समय क्या किया गया है, एक कानून लाया गया है सेंट्रल विस्टा नाम का। सेंट्रल विस्टा को यहां पर रीडेवलपमेंट का रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, पता है या नहीं तुम्हें किसी को? ये सेंट्रल विस्टा क्या होता है कोई बताओगे? भैया नहीं पता है। फिर कहा हाँ हाँ बोल रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात। जितना भी लोकसभा है, जितना भी मतलब यहाँ पर दिल्ली में वो वाला देखो, सेंट्रल विस्टा क्या है, दिल्ली का वो क्षेत्र है, ध्यान से सुनना, दिल्ली का वो क्षेत्र है जहां पर सरकारी दफ्तर है। जैसे आपको देखोगे राजपथ, जो राजपथ है जहां पर परेड वरेड होती है, तो ये सब सेंट्रल विस्टा में आते हैं। मतलब एकदम मुख्य सरकारी, जहां पर मुख्य सरकारी बैठकें होती हैं, समझे। यहाँ पर बहुत सारे विधानसभा का दिल्ली के देखो, राज्यसभा, ये सब जो भी चीजें हैं, लोकसभा हो गई, तो ये सारी चीजों को यहाँ पर बोला ये जा रहा है, ये सारी चीजों का रिकंस्ट्रक्शन मतलब उनको फिर से उनका निर्माण किया जाएगा, समझे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ? तो इसका रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। आप में से कोई कॉल कर रहे हो क्या? नहीं। चलो ठीक है, तो मैं मोबाइल जरा फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ। चलो, तो यहाँ पर देखो, इसको एक बहुत मतलब मैं इस बात को बहुत हद तक वो करता हूँ, इस बात का बहुत मतलब बोला जाए तो समर्थन नहीं करना, बिल्कुल जरूरत नहीं है यार। इसका पूरा खर्चा आपको देखोगे, मैं बताया था कि आज की सरकार लूटपाट पे उतर आई है, चाहे जो भी सरकार है सब लूटपाट पर उतर आई है। 20,000 करोड़ यहाँ का क्या बताया गया मालूम है, खर्चा बताया गया है। अभी लेटेस्ट में सवाल आया, अब देखो तुम ही सोचो, मतलब इस समय भारत की वो हालत है क्या, खाने के लाले पड़े हुए हैं, जनता से भीख मांग मांग के क्या किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तुम देखो ना, प्रधानमंत्री क्या किया गया था, वो जो नॉर्मली जो फंड जमा किया गया था यहाँ पर, प्रधानमंत्री ने जो फंड जमा किया था जनता से मांग मांग कर, उसके आधार पर तुमने क्या किया, उसके आधार पर नॉर्मली अपना संभाल रहे हो सब कुछ, और उसको तुम इस तरीके से व्यर्थ कर रहे हो। कोरोना के नाम पे क्या किया था तुमने देखा था कि कितने बड़े लेवल पर टीवी पर, रेडियो पर, जहां भी हर तरीके से क्या किया गया था कि प्रधानमंत्री को मतलब जो भी डोनेशन देना था अपने को, पता है कि नहीं, क्या नाम था उसका, जिसमें सबने क्या चंदा लगाया था, कुछ कुछ पैसे दिए थे, बोलो पता नहीं क्या हुआ। एक बार राम मंदिर का भी निकाल, वो राम मंदिर वाला नहीं बाबू, अभी लेटेस्ट में कोरोना का, मैं उसका नाम ही भूल गया अभी, मुझे लगभग एकदम समझ लो जबान पर है लेकिन आ नहीं नाम याद, अरे जिसमें सबने पैसा लगाया तो कोरोना के मरीजों का इलाज हुआ था। हाँ सर, वो मालूम है सर, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, समझे, बहुत सारे जो थे सब पैसा दिए थे। हाँ, तो आपको बता दूं कि हालत ऐसी है भारत की कि आपसे एक इतना भी नहीं हो रहा है कि आप मरीजों को संभालें, और क्या कर क्या रहे हो आप, 20,000 करोड़ का सोचो आप ही, क्या ये समय है वो 20,000 को, ये जरूरी नहीं है कि वो 20,000 करोड़ को सही काम में लगा दिया जाए जो इस समय जरूरत है, या फिर जिसको मतलब जिस लिए तुमने लोगों से पैसे मांगे हैं, वो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है, समझे। तो ऐसा मतलब ये मतलब इस समय कम से कम नहीं करना चाहिए था उनको, समझे। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ, लोकसभा पूरी पड़ी है। अब लोकसभा चलो ठीक है, उसका स्ट्रक्चर मतलब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें मरम्मत की जरूरत है, मरम्मत करवा दो, लेकिन नहीं, हमको नया ही चाहिए, समझे। चलो तो देखें, हाँ भैया। चलो, तो यहाँ पर सदन समिति को बी सीतारमैया ने बनाया था। आगे कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एस मुंशी ने। राष्ट्रध्वज संबंधी जो भी तर्क समिति थी उसको किसने संभाला था, राष्ट्रध्वज जो हमारा तिरंगा है, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसको संभाला था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट,
संविधान सभा के कार्यों की समिति तो जीवी मावलकर ने उसको संभाला था। जो भी संविधान सभा का कार्य कैसे चलेगा, कौन सी बैठकें होंगी, वो सब सारी चीजें जीवी मावलकर संभालते थे। आगे बढ़ेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, सर्वोच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए जवाबदेह होगी, उनको मतलब जो भी बातें होंगी उनका मतलब जो भी अगर कोई मामला है तो वो संविधान सभा का वह सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, तो उसके लिए जवाबदेह कौन रहेगा, तो एस वरदाचारी जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष या फिर सदस्य, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात का ध्यान रख लेना। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति जो थी एस वरदाचारी थे और वो सभा के सदस्य नहीं थे, याद रख लेना। इसके बाद बढ़ेंगे, इसके अलावा और भी यहाँ पर देखोगे तो संघीय विधान वित्तीय प्रावधान समिति जो थी उसकी कौन थी, यहाँ पर नलिनी रंजन सरकार थी, वो भी सभा के अध्यक्ष नहीं थी, सभा के सदस्य नहीं थे, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मुख्य प्रांतों के लिए मैंने बताया था कि मुख्य आयुक्त प्रांतों से 4 सदस्य चुनकर आए थे, तो उनके प्रांतों की समिति जो थी वो कौन थे, तो बी पट्टाभी सीतारमैया ये भी थे यहाँ पर। चलो यहाँ पर जो छोटी छोटी समितियां थी, यहाँ पर आगे 3 फटाफट देख लेते हैं। भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत मतलब कौन कौन से यहाँ पर प्रांतों के लिए कौन कौन सी भाषा स्वीकार की जाएगी। आपको पता है कि पहले भारत में क्या यहाँ पर आज मतलब यहाँ जो संविधान सभा था उसने भारत की 22 भाषाओं का क्या किया था, समर्थन किया था, जो अनुच्छेद यहाँ पर उसमें वर्णित है, जो भी हमारे कहते हैं कि अनुसूचियां हैं, उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे संविधान सभा में, ये संविधान का जब हमारा लेक्चर चलेगा। तो भारतीय यहाँ पर भाषाई प्रांत आयोग जो था उसके यहाँ पर कौन थे अध्यक्ष, एस के डार, ये अभी सभा के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो भी हमारा स्ट्रक्चर बनेगा संविधान, उसकी जांच के लिए जो विशेष समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। और अंत में प्रेस दीर्घा समिति, मतलब प्रेस दीर्घा समिति मतलब जो मीडिया से जुड़ाव रखती है, उसको संभालने वाली जो अध्यक्ष थी वो कौन सी थी, उषा नाथ सेन। समझे, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन जो बड़ी समितियां थी वो जरा याद कर लेना। यहाँ पर छोटी समितियों को आपको मतलब एक नॉलेज रहे इसके लिए बता दे रहा हूँ। तो नागरिकता पर तदर्थ समिति, नागरिकता मतलब भारत के लोगों को उनकी नागरिकता देनी थी। आज के टाइम पे आपका आधार कार्ड है, ये क्या बताता है कि आप भारत के नागरिक हो। इसको बनाते समय क्या किया गया था, अगर आप देखोगे तो इसको बनाते समय आपका बायो प्रिंटिंग कराया गया होगा, मतलब आपके आंखों की वो लिया गया होगा, सही है ना। आज के टाइम पे तुम देखो, जैसे समझा दे रहा हूं कि सबसे पहले आपकी जितनी भी अंगुली हैं 10 की 10 अंगुली के फिंगरप्रिंट लिए गए होंगे, अगर आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे। ये बात सही है या नहीं? हाँ सर एकदम सही। हाँ, तो 10 अंगुली के फिंगरप्रिंट लिए गए थे। और इसके अलावा बोला जाता है कि एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके कैमरे में देखो, हाँ या ना? हाँ, अब यहाँ पर जरा ध्यान देना कि दोनों चीज में क्या है। आपका मोबाइल जानते हो आज के टाइम पे मोबाइल में आता है फेस लॉक, वो आपका हैंडसम सा चेहरा नहीं देखता, वो देखता है आपकी रेटिना को, आंखों में आपकी जो काली पुतली है जिसे रेटिना कहा जाता है, उसको वो स्कैन करता है। आपको बता दूं कि जैसे क्या होता है, आपके सभी लोगों के हाथों के अंगूठे के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, वैसे ही सभी इंसान के जितने भी यहाँ पर हैं सबकी रेटिना का कलर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इस बात का जरा ध्यान दे लेना, समझे मेरी बात? हाँ, तो यहाँ पर 2 चीजों का स्कैन होता है। पहला तो क्या, पहला तो हमारी रेटिना जो हमारे आंख की पुतली है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, मतलब हमारा थंब। तो दोनों को वो सारी चीजें कि किस आधार पर नागरिकता देनी है, ये सारी चीजों के लिए जो समिति थी उसके कौन थे अध्यक्ष, एस वरदाचारी थे। और यहाँ पर एस वरदाचारी, जैसा कि मैं आपको यहीं पर बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय का कारोबार भी यही संभालते थे, एस वरदाचारी, और ये सभा के सदस्य नहीं थे। यहाँ पर वही लिखा है कि एस वरदाचारी सभा के सदस्य नहीं थे। क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति मैंने आपको बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहां पर मैंने बताया था कि इसके लिए उससे अच्छा व्यक्ति और कोई हो भी नहीं सकता था। तो प्रारूप समिति अभी मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, वह प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, हाँ या ना? हाँ, तो चलिए अब देखते हैं प्रारूप समिति को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी क्या थे, कौन कौन से, ध्यान से सुनना, इनके अंदर भी बहुत सारे कर्मचारी थे जो कार्य कर रहे थे। 7 सदस्यों का इन्होंने चयन किया था प्रारूप समिति में। इनके साथ में इनको लेकर कुल कितने सदस्य थे, तो इनको लेकर 7 सदस्य थे। जरा देख लेते हैं वो सदस्य कौन कौन है। तो देखो,
संविधान सभा की समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति जो थी वो थी प्रारूप समिति, कि संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ढांचा कैसा होगा, कैसा बनेगा हमारा संविधान, समझे। तो इसका गठन किस दिन किया गया था, तो याद रख लेना 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब आगे देखेंगे 29 अगस्त, याद रख लेना 15 अगस्त को क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ था, तो 29 अगस्त को प्रारूप समिति गठन की गई थी। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैंने बताया कि हमारा संविधान कैसा दिखेगा, कितने उसमें भाग होंगे, किस भागों में क्या क्या बातें होंगी, वो सारी चीजों को तैयार करने का काम अगर किसी को दिया गया था तो किनको, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रारूप समिति को दिया गया था। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम देख लो फटाफट। तो सबसे ऊपर भाई डॉक्टर BR अंबेडकर जो कि क्या थे, अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो 6 सदस्य थे फटाफट देखो, यहाँ पर N गोपाल स्वामी आयंगर, इसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KS मुंशी, इसके अलावा सैयद मोहम्मद, यहाँ पर सादुल्ला, सन माधव, यहाँ पर N माधव राव, इनका क्या था, इन्होंने बिल ए मंत्री की जगह ली। यहाँ पर ध्यान से सुनना, शुरू में इनके यहाँ पर इसका सदस्य था बिल ए मंत्री, बिल ए मित्र, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो बिल ए मित्र को क्या, दरअसल में बहुत ज्यादा बीमार रहते थे, बहुत ज्यादा बूढ़े भी हो चुके थे, तो जिसके वजह से क्या करना पड़ा, उनको त्याग पत्र देना पड़ा इस प्रारूप समिति से, और उनकी जगह किसने लिया था, तो N माधव राव। अब सवाल कैसे बनेगा कि प्रारूप समिति के सदस्य बिल ए मित्र की जगह निम्न में से किस सदस्य ने ली थी। तो आपको पता होना चाहिए कि N माधव राव, इन्होंने क्या किया था, बिल ए मित्र की जगह ली थी। ऐसे ही दूसरे नंबर पे देखेंगे तो TT कृष्णामचारी। ये TT कृष्णामचारी किसके जगह पर आए थे, तो DP खेतान के जगह पर आए थे। दरअसल में DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। ये सब बीमार रहने वाले लोग थे। यही नहीं, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भी बीमार ही चलते थे अक्सर, समझे। जो नॉर्मली जहां भी उनको समितियों या सभाओं में जाना पड़ता था तो मतलब उस समय एक्का गाड़ी चलती थी, एक्का गाड़ी, समझे। तो एक्का गाड़ी पे मतलब उनको लाद कर ले जाया जाता था और लाद कर ले आया जाता था, समझे मेरी बात। हाँ सर। तो यहाँ पर TT कृष्णामचारी जो थे उन्होंने किसकी जगह ली थी, तो 1948 में क्या हुआ था, 1947 तक इन्होंने कारोबार संभाला, लेकिन 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, DP खेतान की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनकी जगह पर आ गए TT कृष्णामचारी। क्लियर। प्रारूप समिति के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर कि विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद जितनी भी अन्य समितियां, छोटी समितियां, बड़ी समितियां, उन सभी के विचारों पर जो भी वहां पर संविधान सभा में डिसीजन लिए जाते थे, उन सभी के आधार पर कौन काम करता था, तो अपनी प्रारूप समिति काम करती थी। सभी के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते थे उसको प्रारूप समिति मान लेती थी। तो यहाँ पर वही है कि विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। और इसे कब पेश किया गया था, इसे संविधान सभा में 1948 को पेश किया गया था। याद रख लेना 1948 में पेश किया गया था इसे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि दूसरा, ध्यान से सुनना, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत सारी मतलब विवाद उठे कि भैया ये चेंज किया जाना चाहिए, इसका बदलाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये वाला विषय जो है यह नहीं चलेगा। तो वो सारी चीज़ों का क्या हुआ कि उसमें बाद में क्या हुआ कि भारतीय लोगों ने इस प्रारूप पर चर्चा की। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक लिमिट दिया गया था, सभी जनता के सामने ये चीज़ें रखी गई थी और एक लिमिट दिया गया था कि जिसको जिसको जो भी दिक्कत आ रही है वो अपने सारी चीज़ों का क्या करो, वो मतलब हमें एक मतलब पत्र के माध्यम से वो सारी चीजें ड्राफ्ट बॉक्स में आ गई। और इतने ज्यादा पत्र उस समय आ गए थे, इतने ज्यादा पत्र आ गए थे कि उनको पढ़ना और लोगों की प्रॉब्लम को समझना बहुत मुश्किल हो गया था, समझे। तो यहाँ पर 8 माह तक का समय दिया गया था कि आप प्रारूप समिति जो है, ये प्रारूप समिति ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उसमें आप 8 माह के भीतर कोई भी मतलब चेंज करवा सकते हो, संशोधन करवा सकते हो, समझे मेरी बात। तो यहाँ पर 1948 में प्रारूप समिति ने क्या किया था, अपना सबसे पहला मसौदा तैयार करके बना के रख दिया था। तो यहाँ पर भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव रखने के लिए 8 माह तक का समय दिया गया था। अब मैंने बताया
कि लोगों की कुछ शिकायतें थी, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना मतलब इसमें कमियां निकाली, कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए, सुझाव मतलब कि सलाह दिया कि इसमें ये चेंजेस करोगे तो ये और बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रारूप समिति ने ये सारी चीज़ों को मानकर, ये सारी चीज़ों को जो भी लोगों ने कहा, ये सारी चीज़ों को मान जानकर दूसरा मसौदा जब तैयार किया, दूसरा प्रारूप कब तैयार किया? अक्टूबर के महीने में 1948 में। पहला कब हुआ था? फरवरी 1948 और इसके बाद अक्टूबर 1948। समझे मेरी बात? बोलो बोलो। हाँ भैया। अब सवाल कैसे बनेगा? भारतीय संविधान का, अब सवाल देखो कैसे बनेगा। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कौन से महीने में पेश किया? तो पहला प्रारूप फरवरी महीने में, दोनों 1948 में ही पेश हुए थे। तो पहला प्रारूप फरवरी के महीने में और दूसरा प्रारूप यहाँ अक्टूबर के महीने में। देखो फरवरी के बाद कितना होता है? फरवरी के बाद देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो देखोगे तो पूरे 8 महीने हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? समझे? तो यहाँ पर 8 महीने तक लोगों के सुझाव पर चर्चा की गई, क्या क्या बदलाव करने हैं, क्या क्या सुधार करने हैं, क्या क्या कमियां हैं, वो सारी चीज़ों को देखने के बाद इसी समिति ने दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में फिर से प्रकाशित किया। तो जरा अपना यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि पहला प्रारूप कब आया था? फरवरी में, दूसरा प्रारूप अक्टूबर में। समझे? इसके अलावा किसी का बर्थडे होगा तो वो भी समझ के याद कर लेना। समझे? हाँ सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। मेरा तो ना फरवरी से कोई लेना लादना है ना अक्टूबर से कोई लेना लादना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लगाया था। इसके अलावा इस दौरान उनकी कुल 141 बैठक हुई थी। प्रारूप समिति अपनी अलग बैठक करवाती थी जिसमें वह डिसाइड करती थी कि किन बातों को इसमें शामिल करना है और किन बातों को नहीं शामिल करना है। तो इसने 6 माह से भी कम का समय लगाया था अपना पहला प्रारूप क्या करने में, स्ट्रक्चर करने में, बनाने में। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि अब देखिए जरा संविधान का प्रभाव में आना। तो आपको प्रारूप समिति अच्छी तरीके से क्लियर हुआ या नहीं, पहले ये बताओ। बोलो। हाँ सर क्लियर। चलो एक सवाल पूछ रहा हूं, देखता हूं एक सवाल पूछ रहा हूं, देखता हूं सबसे पहला जवाब किसका आता है। ठीक है, रेडी हो? हाँ सर। चलो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। चलो ठीक है, कौन पहले बोला था? सर हमारे ख्याल से तो हम। हाँ, तो बोलने का तरीका तुम्हारा बहुत अच्छा लगता है मुझे। हमारे ख्याल से तो हम। इसके अलावा अगर मैं इस बंदे से कोई बात पूछूं कि तो बोलेगा कि भैया मेरे हिसाब से तो ये है, बाकियों का पता नहीं। समझे? चलो, बंदा बिल्कुल बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेता, 1% की। जवाबदेह इंसान नहीं है, पता नहीं कैसे IAS बनने के बाद इतने लोगों की जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन भैया हाँ बोलो विकास। सर अब आदत सी पड़ गई है। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। मुझे भैया सबसे पहले हम बोले थे। नहीं बाबू, मुझे आवाज आई थी। वो तुम नेटवर्क वालों को या फिर गूगल मीट वालों को दोषी ठहरा सकते हो उसके लिए। समझे? इसमें मेरी कोई गलती नहीं बाबू। मुझे शायद सबसे पहली आवाज़ सच में प्रिंस की ही आई थी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अब संविधान सभा का प्रभाव में आना कि संविधान सभा पे क्या कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे सुधार किया गया, कैसे क्या, वो सारी चीज़ें एकदम डिटेल में अब देखनी है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में, ध्यान से सुनना, 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। कब? 4 नवंबर 1948। सबसे पहले फरवरी के महीने में, फिर अक्टूबर के महीने में, और अब 4 नवंबर को अपना अंतिम प्रारूप उन्होंने क्या कर दिया? पेश कर दिया। और अब यहां पर ध्यान से सुनना, इसे एक बार नहीं, इसे कई बार, इस पर कई बैठकें हुई। यही नहीं, इस प्रारूप का एक बोला जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब मैंने बताया था कि जेरोक्स सिस्टम समझ लो कि वो सभी लोगों को बांट दी गई और बोला गया कि इस पे आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से देखिए, समझिए और फिर आकर इस पर हम बैठक करके बातचीत करेंगे। तो यही है यहाँ पर कि 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया गया प्रारूप समिति द्वारा, और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। ये ध्यान से रखना, 4 नवंबर 1948 को जो संविधान बनाया गया था उसे पहली बार पढ़ा गया। सभा में इन पर 5 दिन यानी 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई।
ध्यान से रखना। 4 नवंबर को पेश किया गया था, 9 नवंबर तक यानी 5 दिनों तक यहाँ पर इस पर आम छोटी मोटी चर्चाएं होती रही। और इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनना, 15 नवंबर 1948 में इस पर विचार होना शुरू हुआ दूसरी बार। पहला कब हुआ था, 9 नवंबर तक अपना काम हुआ, फिर 15 नवंबर 1948 पर इस पर विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। खंडवार मतलब मैंने बताया कि सभी लोगों को बोल दिया गया कि आप अपने अपने हिसाब से इस पर विचार कीजिए और फिर अपने अपने मुद्दे रखिए, जो मुद्दा बहुत ज़्यादा जटिल होगा उसको माना जाएगा। क्या दिक्कत है, समझे मेरी बात, बोलो। हाँ, तो यहाँ पर इस पर सभी ने खंडवार मतलब अलग अलग रूप में आकर अपने अलग अलग तरीके से इस पर क्या किया। खंडवार मतलब अभी तक सब एक मिलकर डिसीजन लेते थे, लेकिन ये बोला गया कि सब जाओ और अपने अपने मुद्दे उठाकर लाओ, समझे। टीचर बोलता है ना कि जाना घर पे पढ़ना और सब अपने अपने डाउट लेकर आना। हाँ सर। तो वही यहाँ पर हुआ। इसके बाद यह कार्य कब तक चला, तो यह कार्य 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 1949 तक चला। आपको पता है ना, 24 नवंबर 1949 को हमारा जो भारतीय संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो 17 नवंबर तक ये कार्य पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और 24 नवंबर तक हमारा संविधान जो था वो पूरी तरीके से बन चुका था, समझे। तो यहां पर जरा देखना, आगे बढ़ेंगे। इस अवधि में कम से कम 7653 यहां पर मैंने बताया कि इतने ज्यादा संशोधन के मतलब बदलाव के प्रस्ताव आ चुके थे कि संविधान सभा उतनों को पढ़ने में समर्थ ही नहीं थी, समझे। तो यहां पर वही लिखा है कि इस अवधि के बीच में कि कितने बदलाव करने हैं, 7653 के आसपास मतलब प्रस्ताव आ चुके थे, संशोधन के बदलाव के प्रस्ताव आ चुके थे, जिनमें से मैंने बताया कि कुछ 2000 यानी 2473 इतने ही क्या हुए थे, इन पर सभा में चर्चा हुई थी, इन पर बैठकें हुई थी। बाकी लोगों के लिए इतना समय ही नहीं था, समझे मेरी बात। हाँ सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो संविधान पर तीसरी बार, ध्यान से सुनना, तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। पहला विचार कब हुआ था, तो पहला विचार 4 नवंबर को ही हो गया था। दूसरी बार 15 नवंबर को यहां पर विचार हुआ और 15 नवंबर का जो विचार होने के बाद मैंने बताया कि अंतिम रूप से अंतिम यहां पर 17 नवंबर को सब खत्म कर दिया गया। 14 नवंबर को अंतिम विचार यहां पर हुआ था। सबसे पहले 4 नवंबर 1948, फिर 15 नवंबर 1948 और फिर 14 नवंबर 1949 और बस 24 नवंबर 1949 को हमारा मतलब जो भारत का संविधान था वो बनके तैयार ही होने वाला था। नेक्स्ट पॉइंट पर यहां देखेंगे तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने, अब यहां पर जरा याद कर लेना, द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटल्ड व्हाई द असेंबली बी पॉज्ड, यहां पर प्रस्ताव को पेश किया था, समझे। कि जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एज यहाँ पर संविधान निर्माण का जैसे जैसे संविधान निर्माण का क्या हो गया है, जब यहाँ पर संविधान निर्माण का काम खत्म हो गया तो धीरे धीरे क्या होती थी, जो यहाँ पर ये माना गया था कि यहाँ पर संविधान सभा का कार्य यह था कि संविधान सभा का निर्माण करना और ये संविधान का निर्माण करना, जो कि हो चुका है। तो अब यहाँ पर इस असेंबली को खत्म कर दिया जाना चाहिए, न कि इसे एक राजनीतिक दल बना देना चाहिए, समझे। राजनीतिक दल न बना करके इसको क्या कर दिया जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी बता दूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो दल आज भी है, हाँ या ना? हाँ सर है। हाँ, इसके बारे में ये बोला गया था कि भाई यह एक, ध्यान से सुनना, यहाँ पर महात्मा गांधी ने ये भी बोला था कि देखो सुनो मेरी बात, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि देखो यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका यह कार्य था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना। अब इस क्या करना चाहिए, इस दल को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी है, समझे। तो अब इस दल को किसी राजनीतिक दल न बनाते हुए इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आज भी तुम देखोगे कि वह दल अस्तित्व में है, हाँ या ना? हाँ सर। समझे। तो वो सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं जरा, तो फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित और घोषित कर दिया गया। मैंने बताया कि जब संविधान का यहाँ पर वही लेते, ध्यान से सुनना, कॉन्स्टिट्यूशनल एज
कॉन्स्टिट्यूशनल एज का मतलब होता है वह समय जब तक क्या किया गया, संविधान का निर्माण किया गया। सेटल्ड वाई, अब सेटल्ड मतलब हो चुका है संविधान का निर्माण। वाई द असेंबली बी पॉस्ड, मतलब क्यों ना असेंबली को क्या कर दिया जाए, अब पॉज कर दिया जाए, रोक दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। किसने माना, ये किसने प्रस्ताव पेश किया था, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। तो ये पॉइंट तुमको समझ में आया, इस पॉइंट का मतलब? हाँ सर समझ में आया। हाँ, तो यहाँ पर यही है। तो इस प्रस्ताव को मैंने बताया कि 26 नवंबर को, यहाँ पर 24 नवंबर को पूरा काम धाम खत्म हो गया। तो 24 नवंबर के बाद बोला गया कि उसके बाद एक भी बैठक नहीं हुई, समझे। अंतिम यहाँ पर देखोगे तो वही स्वीकार करने के लिए वो जो राष्ट्रीय गान था, राष्ट्रीय गीत था, उसको स्वीकार करने के लिए सब एकत्रित हुए थे। तो 26 नवंबर 1949 को इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। और इस पर जितने भी अध्यक्ष थे, जितने भी सदस्य थे संविधान सभा के, उन सबके हस्ताक्षर ले लिए गए। किस पर, यह जो कि मतलब यह नियम कायदा कानून प्रस्ताव पारित किया गया था। इसको किसने पारित किया गया था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने पारित किया था। तो याद रखना, या कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है। बोलो। हाँ सर। सवाल बनेगा कि द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटल्ड व्हाई द असेंबली बी पॉस्ड, इस प्रस्ताव को किसने पारित किया था, तो इसको डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने पारित किया था, याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। क्या दिया है, सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस समय केवल कितने लोग उपस्थित थे, यहां पर 284 सदस्य ही उपस्थित थे। बाकी सब लोग छुट्टी पर थे, छुट्टी मना रहे थे। यहां पर आप ध्यान, आज भी देखोगे तो आप बहुत लोग छुट्टी मनाते हैं। दरअसल जब भी कोई कायदा कानून आता है ना, जब भी कोई कानून या बिल पास होता रहता है संविधान सभा में, तो उस संविधान सभा में पास होने वाला बिल, तो मैं बता दूं कि सब छुट्टी पर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुमत भाजपा का है, बड़े आराम से और बड़े आसानी से पास हो जाएगा बिल। तो मेरा रहना ना रहना एक के बराबर है, समझे मेरी बात? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या किया गया, 284 लोग जो उपस्थित थे उनके हस्ताक्षर लिए गए संविधान पर, क्योंकि उस दिन संविधान का काम पूरा हो चुका था, समझे। तो यहां पर उन सभी के हस्ताक्षर लिए गए। और 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया जाता है, याद रख लेना। संविधान की प्रस्तावना इसी दिन बनी थी। संविधान की प्रस्तावना में आज भी तुम देखोगे तो संविधान की प्रस्तावना अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो उसमें 26 नवंबर 1949 के बारे में बोला जाता है कि इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और केवल तैयार ही नहीं हुआ था, छोटे मोटे जो कानून थे, जैसे मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो वह उसी दिन से भारतीय जनता को मिल चुके थे। नागरिकता के अधिकार, मौलिक अधिकार, ये सारी चीजें। लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, समझे मेरी बात। और इस दिन को अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो यहां पर उल्लेख उस दिन के रूप में किया जाता है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपना लिया था और लागू किया था और स्वयं को संविधान सौंपा था। स्वयं को संविधान सौंपना मतलब सबको एक एक कॉपी सौंप दी गई थी। अब आपने इतनी मेहनत की है, एक बुक बनाया है, तो जरूर है कि वो बुक कम से कम आपके पास होनी चाहिए, समझे। तो यहां पर आपको एक बुक मतलब ऐसी सारी बुकें सौंप दी गई थी। आगे बढ़ेंगे तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में, याद रख लेना 395 अनुच्छेद तब थे और 395 अनुच्छेद आज भी हैं, याद रख लेना। 395 अनुच्छेद तब थे, 395 अनुच्छेद आज भी हैं। बाकी अनुसूचियों की संख्या बढ़ती घटती रही है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो उस समय जब बनाया गया था, याद रख लेना, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इतना तो सवाल पता ही होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं पता रहा तो यार फिर तुम लोग देश में रहने लायक नहीं हो, समझे। चलो आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावना को पूरे संविधान, हाँ बोलो चलो, तो प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। मैंने बताया प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है प्रस्तावना को। तो यहाँ पर पूरे संविधान का निर्माण करने के बाद प्रस्तावना को फ्रंट पेज पर लगाया गया है। आप देखोगे तो आज भी आपको जितनी भी क्या कहते हैं कि मतलब आपको नॉर्मल बुकें देखोगे, जो राज्य सरकार की जो बुकें आप पढ़ते हो, उसमें आप देखोगे तो बड़े आराम से आपको पहले पेज पे प्रस्तावना दिख जाएगी, हाँ या ना। हेलो, हाँ बोलो। सभी बुक कह रहे हैं भैया, लेकिन संविधान तो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था ना। ध्यान से सुनो, संविधान लागू, मैं यही बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, फिर से कंफ्यूज मत रहो, ध्यान से सुनो फिर से।
26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। समझे मेरी बात? क्लियर? और इसके बाद संविधान सभा को खत्म कर दिया गया था। समझे? लेकिन इस दिन क्या मैंने बताया कि जो छोटे मोटे कानून थे जो संविधान सभा में थे, जैसे देश के लोगों के नागरिकता के अधिकार, वो संविधान में थे, तो वो चीजें लागू कर दी गई थी। देश का मौलिक अधिकार कि देश की जनता को क्या क्या अधिकार हैं, वो सारी चीजें, जो भी छोटे मोटे कानून थे, उनको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 नवंबर से ही। लेकिन जो संविधान वास्तविक रूप से जो लागू किया गया, तो वह 26 जनवरी को 1950 को लागू किया गया। याद होगा कि नहीं? पहले बताओ फटाफट। हाँ सर याद। पक्का? 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? याद रहेगा? हाँ भैया क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर है नए विधि मित्र। जो नए विधि मंत्री थे, जो थे कौन? विधि मंत्री मैंने बताया था आपको, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने सभा में संविधान के प्रारूप को रख दिया था और उसके बाद उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। इसके अलावा उन्हें अपनी तर्क संगति और प्रभावशील दलीलों के लिए जाना जाता था। तर्क संगति मतलब बहुत तेज निशाना लगाते थे किसी मामले पर। समझे? कि भैया ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ये दिक्कत आ जाएगी। समझे? इसके अलावा बहुत ही प्रभावशील दलीलें, उनके जितने भी मुद्दे रहा करते थे बहुत ही ज्यादा, जैसे आरक्षण का मामला, उन्होंने हठ या फिर जिद कर ली थी कि आरक्षण नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं। समझे? तो बाद में उनको बहुत ही प्रभावशील, बहुत ही जटिल मुद्दों को रखते थे। समझे? कि एक बहुत बड़ा चेंज आता था उससे, उन मुद्दों से। समझे मेरी बात? हाँ सर। ठीक है, आगे बोला जाए तो इन्हें क्या माना जाता है? भारत के संविधान का पिता के रूप में माना जाता है। तो भारत के संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर, तो पता है कि आज भी जो लोअर कास्ट के लोग हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पूछते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हीं के वजह से आज जो भी दलितों को थोड़ा मोड़ा जो भी आरक्षण मिला है, थोड़ी मोड़ी जो समाज में उनकी इज्जत है, पहचान है, वो केवल और केवल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से। वरना बेचारे इतना ज्यादा दिक्कत से हैं कि मैं क्या क्या बताऊं फिर। समझे मेरी बात? हाँ हाँ सर। चलो हाँ बोलो बाबू। हाँ बोलो। लेकिन भैया हमारे दादाजी कह रहे थे ना, हाँ, कि जब संविधान जब बनने लगा तो उसमें जब जिन्ना साहब अपना पाकिस्तान मुस्लिम लोग को अलगाने लगे, हाँ, तो इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भी जो है चमरिस्तान बनाने हाँ, लगे थे। देखो ये एक तो हाँ सुनो बताता हूँ, ये बात था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को, सुनो मेरी बात, आपको कुछ याद है ना? मैंने सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में पढ़ाया था आपको, सांप्रदायिक अवार्ड कुछ याद है? हाँ भैया याद है। हाँ, तो वहां पर बाद में क्या बोला गया, इनको क्या बोला गया कि आप ऐसा करो कि आप अलग से अपना निर्वाचन व्यवस्था, आप अलग से अपना कुछ मत मांगो, आप हमारे ही अंदर आ जाओ, आपको एक विशेष आरक्षण दिया जाएगा। समझे मेरी बात? तो बाद में उनको आरक्षण के नाम पे ही तो मिलाया गया था। समझे मेरी बात? कि आपको अपने समूह का ही एक अच्छा सदस्य मानेंगे, यही नहीं आपको आरक्षण भी दिया जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? वो चमरिस्तान वाला कॉन्सेप्ट अलग है बाबू। हाँ, उसके बारे में कभी डिटेल में स्टडी करूंगा या बताऊंगा आपको, ठीक है? समझे? यही तो है। आपको बता दूं कि यही वो इंसान थे जो थोड़े समझदार थे। दरअसल दलितों पर इतना ज्यादा मतलब लोगों ने उनका इतना ज्यादा शोषण किया था कि बेचारे क्या करें, उनके पास तो और कोई रास्ता ही नहीं था। समझे? बहुत शोषण हुआ था उनका, बहुत दमन, बहुत दबाया गया था उनको, और अंत में उन्होंने बोला कि हमें हमारा ही चाहिए। समझे? तो बाद में उनको समझाया बुझाया गया कि आपको आरक्षण दिया जाएगा अपनी जाति में। और यही नहीं, फिर गांधी जी बुलाए थे और बोले कि देश को इस तरीके से बांटना सही नहीं है। तो उसमें सबसे ज्यादा समझदार भीमराव अंबेडकर ही थे। बुलाया गया उनको फिर कि आओ, फिर गांधी जी ने समझाया कि देश को इस हिसाब से बांटना नहीं है। और यहीं पर आपको बता दूं कि गांधी जी ने ही इनको सबसे पहले बोला गया कि तुमको आज से हरिजन कहा जाएगा, मतलब आप विष्णु के लोग हो, हरिजन। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। हरि यहाँ पर मतलब हरि का मतलब विष्णु है, तो आप विष्णु के लोग हो ऐसा कहा जाएगा। तो वो गांधी जी ने ही कहा था। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट। बाकी सब लोग सो गए हो क्या? पहले एक बार देख लें दो। हाँ, खुशी, प्रिया, देवांश, तुम लोग खराटे मार रहे हो ना? देवांश सच में जी सो गया। सर। देवांश सच में सो गया है। हाँ भैया। चलो ठीक है, जाग रहा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो यहां पर आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया है, जो भी पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू?
सर। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो इस महान लेखक, यहाँ पर इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ और क्या अनुसूचित जातियों की यहाँ पर निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। अब ये मनु का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? हाँ, वरिष्ठ पुरुष। मनु का मतलब होता है वरिष्ठ पुरुष, जिनमें लोगों में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के माना जाने वाला। तो आधुनिक मनु जो आज के टाइम पे सबसे वरिष्ठ पुरुष, पता है कि ना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, समझे? हाँ और तुम्हें बता दूं कि बचपन से ही अगर आप इनकी थोड़ा बायोग्राफी देखो तो बचपन से ही इनका एक मतलब बोला जाए ना, आप देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी चीज को निस्वार्थ भाव से करते हो तो जरूर सक्सेस हो जाएगा। इनको आपको बता दूं, इनके जाति वालों का इतना ज्यादा शोषण हुआ था। इसमें लिखा गया है कि जब ये लोग स्कूल में जाया करते थे ना, जब ये लोग स्कूल में जाया करते थे तो वहां पर क्या होता था कि जो उच्च जाति के लोग रहा करते थे उनको बेंचों पे बैठाया जाता था और जो नीच जाति के लोग रहते थे उनको नीचे बैठाया जाता था, समझे? तो होता क्या था, इससे क्या होता था कि ये एक मतलब डिफरेंस क्रिएट किया जाता था। आप सोचो कि शिक्षा, जिनसे ज्ञान का मतलब विद्यालय जिसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, वहां पर इतने बड़े लेवल पर भेदभाव होता था, समझे? तो बाद में क्या हुआ कि उनका भी ये मानना था कि मुझे अपनी जाति के लिए, अपने दलित जाति के लिए कुछ न कुछ बहुत बड़ा करना है, और फिर किया तो इतना बड़ा किया कि आप तो देख ही रहे हो ना। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर आधुनिक मनु की संज्ञा उन्हें दी जाती है, उन्हें ऐसा नाम आधुनिक मनु यह नाम दिया गया है। चलो आगे, संविधान का प्रवर्तन, मतलब संविधान में कैसे कैसे छोटे छोटे क्या क्या बदलाव किए गए हैं, वो सारी चीजों की शुरुआत देखते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को मैंने क्या बताया कि जो छोटे मोटे कानून थे उनको लागू कर दिया गया, लेकिन संविधान को विशेष रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हाँ या ना? अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। चलो, तो यहां पर वही लिखा है कि नागरिकता से जुड़े कानून, चुनाव से जुड़े मुद्दे, तथर्थ संसद, इसके अलावा अस्थायी और परिवर्तनशील नियम, समझे? अस्थायी मतलब जिनको बदला जा सकता है, जिनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, ऐसे नियम या फिर छोटे मोटे जो भी शीर्षक थे जो जैसे के लिए अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, ये सारे अनुच्छेदों को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो 5वां अनुच्छेद, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 60वां अनुच्छेद, 324वां, 366वां, कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। तो यहाँ पर 367, इसके अलावा 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये खुद ही लागू हो गए, इनको लागू कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर, संविधान के शेष प्रावधान जो बचे हुए थे उनको 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, और इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे पूरा भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। ठीक है, चलिए। हाँ चलो, तो आज के लिए इतना करके खत्म कर दें क्या? ये 2 लाइन बोलो। हाँ भैया। चलो, तो इस दिन को, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पर, इस दिन को संविधान की शुरुआत के लिए रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व था। इसी दिन क्या हुआ था, देखो ध्यान से सुनना, कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? 26 नवंबर को जब संविधान तैयार हो गया था तो हुआ क्या दिक्कत में, जरा ध्यान देना। इसी दिन 1930 में भारतीय, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन चल रहा था लाहौर में, जिसमें दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, समझे? कि भारत को स्वतंत्र कराने की पहली मांग इसी दिन को शुरुआत किए थे। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग आपको बता दो, याद रख लेना, लाहौर अधिवेशन में, ध्यान से सुनो मेरी बात, 26 जनवरी का ही दिन संविधान लागू करने के लिए इसलिए चुना गया। उस दिन क्या हुआ था कि यहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में आज भी ये मनाया जाता है। 26 जनवरी को आपको बता दूं कि यहां पर पहला तो क्या था, पहला तो आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में, जो 1930 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने मांग की थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग, आपको पता है ना पूर्ण स्वराज्य की मांग। यहां पर सवाल बनता है, आपको बता दूं सवाल कैसे बनेंगे, कि पूर्ण स्वराज्य की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से सन में रखी थी या फिर कौन से अधिवेशन में रखी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि लाहौर अधिवेशन में 1930 में रखी थी। याद रहेगा या नहीं, पहले बताओ। पक्का यहां से क्वेश्चन बनेंगे, डाउट नहीं होगा ना?
हाँ भैया पक्का नहीं। हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट पर, संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय, मैंने बताया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ये मतलब गवर्नरों को ये स्वतंत्रता थी कि चाहे इसको अपनाएं, चाहे इसमें परिवर्तन करें, चाहे इसको समाप्त कर दें। तो इसको समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर वही है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, भारत शासन अधिनियम 1935 को, ये सब चीजों को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर देखो, एबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 को लागू रहने दिया गया। अब ये एबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 क्या था? इस एक्ट के तहत, यहां पर ध्यान से सुनना, कि जो पहले काउंसिल थे जिनको स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया था, मैंने बताया कि कुछ ऐसे देसी रियासतें थी जिनको ये शक्ति थी, जिनको, इसके बारे में एक बहुत बड़ा एक्ट है, इसको अगर आपको पढ़ना रहेगा तो बताना, कभी आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा। मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो इतना बस याद रख लो कि इसमें जो देसी रियासतें थी ना, जिनको ये कहा गया था कि आप चाहो तो स्वतंत्र रहो और चाहो तो किसी देश का हिस्सा बन जाओ, तो इनको स्वतंत्रता बनी रहेगी इनकी, वो चाहे तो स्वतंत्र रहे, इनको किसी भी तरीके का दबाव नहीं था। किनको? देसी रियासतें जो कि ब्रिटिश भारत से स्वतंत्र थी। समझ में आई मेरी बात? हाँ सर। तो यहां पर आपको आज जितना भी चीजें बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेटर लेवल पे समझा होगा, क्योंकि मेहनत भी मैंने उतनी ही की है। हाँ या ना? हाँ भैया पक्का? कोई दिक्कत नहीं आज के लेक्चर में? कोई दिक्कत चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज का लेक्चर इतने पे रहने देते हैं, समझे? और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, ठीक है?